मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं कोरोना मेनिस के इस 7वें सत्र में। जब से कोरोना का दूसरा लहर आया है, तब से कोरोना पैंडेमिक हमारे आस पड़ोस का कोई शब्द हो गया है। दुर्भाग्यपूर्ण होता हुआ भी, दुखद होता हुआ भी, यह लगभग हर घर में आम चर्चा का विषय हो चुका है। ऐसे में इस पर चर्चा करते हुए किसी का स्वागत करना बड़ा ही एक विडंबना सूचक वाक्य लगता है। लेकिन हम ऐसा मान करके अगर इस तरह से हथियार डालने वाली बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी अपने पराजय को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जहां पूरा राष्ट्र एकजुट होकर के एक स्वर में इस लड़ाई में अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहा है, वहीं कुछ लोग आपदा में फायदा के अवसर ढूंढते हुए अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए तमाम तरह के उपक्रम में लगे हुए हैं। तो आप इसको इस रूप में समझ लें कि जब सब लोग एक दिशा में चल रहे हों, वहीं कुछ लोग साथ चलने का ढोंग करते हुए कहीं से एक बड़ा ही खतरनाक बाईपास लेकर के अपना रास्ता बदल लें, तो उन्हें आप कहेंगे कि वे वामपंथी हैं। जी हाँ, आज के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी वामपंथ की भूमिका में है। वह कर क्या रही है? उसने देखा कि दूसरे लहर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जैसे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का लोगों की भीड़ में जाकर के संबोधन करना और कोरोना के विषय में बहुत खुलकर नहीं बोलना, इनकी इस छोटी गलती को इतना बड़ा बना के भुना दो कि पूरी दुनिया में कोरोना को इंडियन वेरिएंट कोरोना के नाम से जाना जाए। जो त्योहार हर वर्ष आते हैं उन्हें होते रहने देने में इन कांग्रेसियों को कोई आपत्ति नहीं हुई। जो 6 वर्ष और 12 वर्षों में एक बार होते हैं, वैसे कुंभ को सुपर स्प्रेडर के रूप में पूरी दुनिया के सामने चित्रित करने का दुष्प्रयास किया इन्होंने। और यदि ये बातें सही थी भी, तो इनको अपने देश में सीमित रख करके, जैसे एक परिवार के लोग एक दूसरे से मिलजुल करके आपस के मतभेदों को भुला करके एक दूसरे की गलतियों को समझते बूझते हुए, अपनी गलतियों को समझ करके स्वीकार करते हुए जैसे एक समाधान की दिशा में हम बढ़ते हैं, वैसा कोई प्रयास ना करते हुए इन कांग्रेसी वामपंथियों ने बाईपास का रास्ता लिया और विदेशों के शहर पे निकल गए और तमाम इंटरनेशनल मीडिया में इस बात का प्रचार किया कि यह कोरोना वायरस जो है वो इंडियन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस है। और इसके लिए बजाबता इन लोगों ने एक टूल किट का सहारा लिया। आज के वीडियो में मैं इस टूल किट पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस टूल किट का एपिसोड आप सभी को पता है। उन लोगों ने तमाम कांग्रेसी प्रवक्ताओं, नेताओं और कार्यकर्ताओं के मध्य में एक टूल किट का प्रसार किया, जिसका मूल उद्देश्य था कि कुंभ मेला को कोविड-19 का सुपर स्प्रेडर बताओ और इस कोविड-19 को इंडियन वेरिएंट ऑफ कोरोना बताओ। मोदी सरकार को इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराओ। ईद, रमजान इत्यादि अवसर पर मुसलमानों के इकट्ठा होने वाले कार्यक्रमों की एकदम चर्चा मत करो, क्योंकि इससे फिर वे हमारे जो वोट बैंक है वो नाराज हो जाएंगे। एकमात्र हिंदू और हिंदू संगठनों के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की ओर फोकस करो। यहां तक कि ये जो खालिस्तानी लोग किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली के बॉर्डर पर गिद्ध की तरह जमे हुए हैं, उनकी भी चर्चा मत करो। इस तरह की तमाम बातों को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इन लोगों ने उसमें समाहित किया, जिसे ये टूल किट कहते हैं। और उसके बाद वहीं तक नहीं रुके, इस बात का प्रचार करो कि जब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा था, तब नरेंद्र मोदी अपने मोदी महल को बनाने में लगे हुए थे। मोदी महल से मतलब है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो ये सारी बातें तो हो रही हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। मैं जिस पहलू की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह है कि ये जो वामपंथ है, वामपंथ से हमको जितना खतरा है, उतना हमें कोरोना वायरस से खतरा नहीं है, क्योंकि ये जो कांग्रेस है वह वामपंथी पार्टी है। इसका एक छोटा सा ऐतिहासिक संदर्भ आप इस रूप में समझ लें कि कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिशर ने की। मॉडर्न कम्युनिज्म का संस्थापक जर्मन ब्रिटिश था।
कार्ल मार्क्स। 1947 तक उसी ब्रिटिशर के प्रभाव में कांग्रेस रहा। यद्यपि कुछ बहुत ही राष्ट्रीय चेहरे कांग्रेस के मुखर स्वर बने, बाल गंगाधर तिलक आए, डॉक्टर राजेंद्र बाबू आए, और ऐसे कई लोग अपने मुखर स्वर से राष्ट्रवादी आंदोलन को दिशा दिया। लेकिन शुरुआत तो किया हुआ था ए.ओ. ह्यूम का। तो ए.ओ. ह्यूम टू दी पावर 1000 के रूप में आ गया ये गांधी, और इसने सबको साइलेंट कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक राष्ट्रीय चेहरे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को साइलेंट कर दिया। और चूंकि कांग्रेस के वामपंथी चेहरे को दिखाने के लिए एक ऐतिहासिक संदर्भ का सहारा और लेना पड़ेगा, और वह संदर्भ है अप्रैल 29 अप्रैल 1946। और वाकया है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग, जिसमें कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव होना था, और उस चुनाव के मार्फत देश के नए प्रधानमंत्री का चुनाव होना था। और कांग्रेस की 15 की 15 समितियां थी, स्टेट समितियां थी, राज्य समितियां थी। उन 15 समितियों में से 13 समितियों ने स्पष्ट रूप से, मुखर रूप से और घोषित रूप से अपना समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए जाने के रूप में कर दिया था। और 3 बाकी की जो समितियां थी, उन लोगों ने अन्य अन्य लोगों को प्रधानमंत्री के रूप में देखने की मंशा से, के नियत से उनका नाम लिया, जिसमें आचार्य कृपलानी इत्यादि प्रमुख रूप से थे। लेकिन उन 15 की 15 कमेटियों में से किसी एक ने भी नेहरू का नाम नहीं लिया, किसी एक ने भी नेहरू का नाम नहीं लिया। यहां तक कि जो प्रस्तावना थी, उस प्रस्तावना में भी नेहरू का नाम नहीं आया। और यह गांधी यानी ए.ओ. ह्यूम टू दी पावर 1000, इसने क्या किया? इसने अपने आप को अराजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में दूर दूर रखा हुआ था कांग्रेस की गतिविधियों से। लेकिन जब देखा कि इसका चहेता, इसका प्यारा, इसका वो लल्लू छाप नेहरू कांग्रेस का अध्यक्ष अगर नहीं बनेगा, तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तो पता नहीं क्या आफत आ जाएगी इस देश में, और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाए तो ना जाने मुसलमानों को मार या भगा करके किस बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में भगा दे। तब दौड़ा दौड़ा गया और कहा कि नहीं, मैं इस मीटिंग में अपनी भूमिका निभाना चाहता हूं। और उसने ऐतिहासिक तथ्य इस प्रकार होने के बाद भी कि 15 की 15 कमेटियों में से किसी ने भी नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं किया, इसने उस पूरी मीटिंग को सैबोटेज करके, उलट पुलट करके नेहरू के नाम को प्रस्तावित ही नहीं किया, बल्कि उसे अगला अध्यक्ष चुनवा दिया। यही है ये कांग्रेस पार्टी, यही है वामपंथी पार्टी। आज चीन में क्या हो रहा है, उत्तर कोरिया में क्या हो रहा है, किसी भी वामपंथी देश में क्या होता है जहां लोकतंत्र का गला इस रूप में घोटा जाता हो, वह किस रूप में लोकतांत्रिक पार्टी हो सकती है? वामपंथी पार्टी है। इसलिए आज जो कांग्रेस कर रही है उसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। ये वामपंथी पार्टी है, घोषित रूप से वामपंथी पार्टी है। आज आपदा का अवसर है, आपदा से हम सभी त्रस्त हैं। इस दौर में, जिस दौर में महामारी से मानवता सिसक रही हो, लोग अस्पतालों में कराह रहे हो, हर व्यक्ति की आंखों में भय और संशय का एक अजीबोगरीब आतंक छाया हुआ है, वैसे में तुम क्या कर रहे हो कांग्रेस वालों? अरे वो कमलनाथ, तुम्हारे तो अवसान के दिन है ना, तो तुम फिर से कभी राजनीति में आओगे। लेकिन कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, सीनाजोरी से नहीं जाए। अबे देखिए, ये मुख्यमंत्री बनने का प्रयास किया था पिछली बार, लेकिन हमारे देश का सौभाग्य और वहां के कांग्रेस के कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान का लोहा मान लेना पड़ेगा कि उन्होंने पूरी तरह से विफल कर दिया उस बेहुद्दे के मुख्यमंत्री बने रहने पर। अब ये क्या कर रहा है? अब इसने क्या किया? इस टूल किट का सबसे मुखर स्वर वही है। अब वो कह रहा है कि अगर भारत के विद्यार्थी बाहर जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा तुम तो इंडियन वेरिएंट ऑफ कोविड लेके आ रहे हो। तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? जिस प्रकार से वुहान के लैब में कोविड-19 का सृजन हुआ और उसे एक बड़े ही सिस्टमैटिक तरह से एक बायोलॉजिकल वारफेयर के हथियार के रूप में उसे पूरे दुनिया में फैलाया गया, क्या भारत ने वैसा कुछ किया था? तुम्हारा आशय तो वही है कि जैसे लगता है कि किसी इंडियन लैब में मोदी ने जानबूझ करके इस नए इंडियन वेरिएंट का निर्माण और सृजन किया और उसे लोगों के बीच फैला दिया। शर्म नहीं आती है तुम्हें? आएगी भी कैसे? तुम तो वामपंथी हो, तुम तो उसी गांधी के परंपरा के लोग हो, तुम उसी नेहरू की परंपरा के लोग हो कि गलती कर दो और बत्तीसी दिखा दो। तुम बत्तीसी दिखा दोगे, कल को दांत दिखा करके निपोड़ दोगे, है गलती होगी। अरे बेहुदो, तुमसे गलती ही होगी, दूसरा कुछ होगा नहीं।
खैर जो भी हो, ये करते रहे हैं। तो मैं इनके ये टूल किट वाली बात पूरी दुनिया जानती है, किस प्रकार से राहुल रोज रोज अनाप शनाप ट्वीट करता है, सारी दुनिया जानती है। इसके सारे प्रवक्ता टेलीविजन चैनलों पर बैठ करके मुखर स्वर में तमाम टूल किट की बातों को दुनिया के सामने रखते रहते हैं, ये भी सब सारी दुनिया जानती है। मैं जो कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में आज भी किसी तरह का भ्रम है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक परंपरा की पार्टी है, तो उस भ्रम को निकाल दे, क्योंकि यह आपदा में फायदा वाले लोगों की पार्टी है, जो पूरी तरह से वामपंथ की पार्टी। वामपंथ का मतलब लोगों को परेशान करके, लोग अगर समस्याग्रस्त नहीं है तो पहले उन्हें समस्याग्रस्त बता करके, अगर उनके बीच समस्या नहीं है तो उनके जीवन प्रणाली के किसी एक ऐसे पहलू को पकड़ करके जहां उनके समाज के दुर्बल लोग उस फंदे में फंस सके, पहले उनको समस्या के रूप में समस्या दिखा दो जो समस्या है ही नहीं, और फिर समाज को समस्याग्रस्त कह करके उस पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहो। करते हैं तमाम वामपंथी लोग। महिलाएं अपनी भूमिका में रहेंगी तो उन्हें कहा जाएगा कि तुम तो घर और चक्की में बंद गए हो, ये तुम्हारी समस्या है। अब लो, अब तमाम लोग नारी मुक्ति, नारी सशक्तिकरण में लग जाएंगे। जो समस्या थी उसे समस्या दिखा दिया वामपंथियों ने, हो रही है लड़ाई। ठीक उसी प्रकार से ये जो वामपंथी लोग होते हैं, इनका है कि अगर सब लोग एक दिशा में जाकर के और एक कॉमन मल्टीपल मोर्चे पे कॉमन रूप से संयुक्त लड़ाई लड़ रहे हो, तो एक अलग दिशा में जाकर के इन्हीं के खिलाफ अराष्ट्रीय होकर के, देशद्रोही होकर के इनके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दो। यही कांग्रेस कर रही है। तो इन्हें हम वामपंथी कहें। क्यों? क्योंकि इनको इस आपदा में अपना फायदा दिख रहा है। दूर 2024 देख रहे हैं, दूर 2022 देख रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में ये कुछ ना कुछ अपनी एक दो सीट इधर उधर से जुगाड़ कर ले, क्योंकि ये आपदा है, राजनीतिक फायदा हो सकता है, तो जल्दी जल्दी मचा रहे हैं। जितनी जल्दी मचा सकते हैं उतने जल्दी मचा करके ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे। तो आप जरा देखें कि ये किसको प्रतिध्वनित कर रहे हैं। आधुनिक वामपंथ का सृजनकर्ता जो था वो कार्ल मार्क्स था, लेकिन इसका मूल सृजनकर्ता हमारे भारतीय इतिहास के प्राचीन काल में चार्वाक के रूप में मिलता है, जो कहता है या जीवेतम सुखम जीवेतम ऋणम कृत्वा धृतम पीवेतम भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनकतः देह में वो आत्मा मरण में वो मोक्ष है। यानी एन तेन प्राक्रेन किसी भी तरीके से तुम अपने जीवन में सुख सुविधाओं को ग्रहण करो, उसमें किसी नैतिकता की जरूरत नहीं है। ऋणम कृत्वा धृतम पीवेतम, यानी किसी भी तरीके से तुम वो सब काम करो जो तुमको लगता है कि तुम्हें सुख सुविधा और सत्ता संपत्ति कर सकती है। ये दुर्योधन की को प्रतिध्वनित करते हैं, दुर्योधन को इको करते हैं, क्योंकि दुर्योधन भी कहता है जानामि पापम ना चाहे निवृत्ति, मैं जानता हूं गलत क्या है लेकिन मैं उससे निकल नहीं पाता हूं। जानामि धर्मम ना चाहे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं अच्छा क्या है लेकिन मेरी उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है। ऐसे ही परंपरा के ये कांग्रेसी लोग हैं, और आज ये वामपंथी पार्टी आपदा में अपने फायदे को देख करके आगे बढ़ रही है। तो मेरा इस सत्र के माध्यम से जो मैं एक सीरीज के रूप में कैरी ऑन कर रहा हूं, कोरोना मेनिस 7, आज की जो श्रृंखला है, मैं आपसे क्या साझा करना चाहता हूं वो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि अगर हम जान गए कि ये वामपंथी है, फिर भी हम अगर इनसे मूर्ख बन जाए, कैसे? 2022 आएगा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे, ये क्या करेंगे? ये कहेंगे कि देखो कोरोना के समय योगी सरकार कैसे विफल रही थी, कैसे तमाम लोग मारे जा रहे थे, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं थी। यदि तुम होते तो क्या होता? यह प्रश्न पलट के अगर हम पूछे तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम तो इनके द्वारा जो काली तस्वीर है उसे सिर्फ देखेंगे, इनसे पलट के नहीं पूछेंगे। और मैं आपको अभी रुक करके एक प्रश्न कर लेता हूं, जरा एक नाइटमेरिश इमेजिनेशन कीजिए, सबसे खतरनाक कल्पना कीजिए कि आज अगर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती और कुछ जगह पर बीजेपी की सरकारें नहीं होती, और अगर कांग्रेसी होता और वो खतरनाक रूप से वो षड्यंत्रकारी जो चिप्पी साधे हुए वो मनमोहन टाइप का कोई इनका प्रधानमंत्री होता, और देश में और केंद्र में कांग्रेस की सत्ता होती, तो आज जो आप फिगर देख रहे हैं ना, दिल्ली में 3 लाख 4 लाख, मैं डरा नहीं रहा हूं, उसमें एक शून्य लगाना पड़ जाता है। और ये जो 4 डिजिट्स में जो लोगों के काल कलवित होने का
जो डेटा है ना वो 4 डिजिट्स तो कभी नहीं होता, वो 5 में कब का बदल गया होता। तो उस समय हम इनको भूल जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो सही कह रहे हैं, देखिए कितनी महंगाई बढ़ गई थी, डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस कितने बढ़ गए थे। अब ये उन बातों को नहीं करेंगे कि सड़कें कितनी खराब थी, ये क्योंकि इन लोगों ने अपने दशकों के शासन में सड़कों को खराब 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 और खराब ही छोड़ रखा था। जब वो बन गए तो उनकी बात नहीं करेंगे, रेलवे ठीक से चल रहे हैं तो उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि संचार में क्रांति होगी तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब चूंकि इनका एकमात्र काम है कि जहां पे कुछ खामी छोटी दिखे उसे बड़ा करके दिखाओ, तब ये छोटी खामियों को बड़ा करके दिखाएंगे। और हम मेरा जो आशय है कि इन वामपंथियों को सिर्फ पहचानने से नहीं चलेगा, इनके द्वारा मूर्ख बने जाने से बचने से चलेगा, क्योंकि ये 22 में आएंगे, लेकिन फिर हमारी भूमिका अगर वही होगी कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल के भी उसमें हम नहीं फंसेंगे, और फिर उसके बाद कहेंगे हम ही तो फंसेंगे, तो फिर गड़बड़ है। तो 22 में ऐसा करेंगे। 22 के बाद अगर संजोग से किसी तरह से योगी जी अपने प्रतिभा से और फिर इस भारत के सौभाग्य से उत्तर प्रदेश में, मैं नहीं कहूंगा बीजेपी की नैया, राष्ट्रवादी सरकार की नैया को पार लगा के ले जाते हैं, तब तो फिर गनीमत है। लेकिन अगर किसी तरह की भूल चूक हो गई तो फिर एक डराएंगे धमकाएंगे, बीजेपी के भीतर में भी सेंधमारी करके, कैसे सेंधमारी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को भीतर भीतर जा करके, जैसे होता है ना एक टनल खोदा और जमीन के नीचे से टनल खोद करके उन नेताओं के घर के भीतर से उसको फोड़ करके उनके बीच पहुंच जाएंगे और कहेंगे देखो क्या हुआ मोदी से, बस मोदी और शाह, मोदी और शाह, यही दो लोग तो दिखे, तुम तो कहीं दिखे ही नहीं, ये लोग कुछ करोड़ रुपए, ये लोग कुछ लाख रुपए, और चलो हम जो कहते हैं वो एजेंडा को कैरी ऑन करो, फिर हमारी सरकार आएगी, हम मालामाल कर देंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं, जो आपदा में फायदा उठाते हैं उनके लिए कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। और हो सकता है कि बीजेपी के कुछ दुर्बल लोग इनके झांसे में आ जाए, लेकिन सबसे दुर्बल तो हम लोग। 24 में जब चुनाव होगा तो क्या करेंगे, ये सबसे पहले क्या करेंगे, हमें उल्लू बनाएंगे। देखिए उस समय कोरोना काल में क्या किया, देखिए अब क्या कर रहे हैं, जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, मर रहा था, तमाम तरह से आपदा हम झेल रहे थे, लोग मानवता सिसक रही थी, लोग कराह रहे थे, लाखों की संख्या में लोग मर रहे थे, तब मोदी अपने मोदी महल बनाने में लगे थे। भैया ये मोदी महल क्या है, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, ये बहुत पुराना कई वर्षों से लंबित एक प्रोजेक्ट है, जिसमें पार्लियामेंट भवन के साथ साथ केंद्र सरकार के वो तमाम दफ्तरों के लिए व्यवस्था की जानी है, जो बहुत लंबे समय से लंबित है। अगर वो उसकी शुरुआत हो चुकी है तो उससे कोरोना का क्या संबंध है, जैसे बाकी सारे विकास के कार्य चल रहे हैं वैसे वो चलेंगे, लेकिन ये मूर्ख बनाने के लिए इस मुद्दे को उठाएंगे। हो सकता है कि कुंभ की बात लोग भूल जाएं, हो सकता है कुंभ के मुद्दे को वो डायरेक्टली ना उठाएं, क्योंकि ये बूमरैंग कर जाएगा, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू समाज इसको हो सकता है अपने खिलाफ माने, तो हो सकता है उसकी चर्चा ना करें। लेकिन बाकी तमाम आज के वर्तमान केंद्र सरकार की विफलताओं को, एक छोटी भी विफलता को बड़ा बना बना करके दिखाएंगे, और उससे बढ़कर कहेंगे देखो ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अपने द्वारा तो होर्डिंग करवा देंगे, जमाखोरी करवा देंगे बड़े बड़े व्यापारियों के माध्यम से, या फिर इस तरह के समाचारों जो जो वामपंथी पार्टी कांग्रेस विदेशी मीडिया में इंडियन वेरिएंट ऑफ कोरोना से प्रचारित करवा सकती है और बदनाम कर सकती है भारत को, जो विदेशों में जा करके और भारत के खिलाफ षड्यंत्र और साजिश कर सकती है, उसके लिए कौन सी ऐसी बड़ी बात होगी कि तमाम मीडिया हाउसेस को खरीद करके और एक एक आर्टिफिशियल वैक्यूम क्रिएट करके, एक आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट करके लोगों को ये दिखा दे, देखो प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं, देखो ये डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा ट्रैप होगा, हम अपने आप को मूर्ख बने जाने से रोक नहीं पाएंगे। और यदि हमें तात्कालिक फायदे देखने होंगे और इन देशद्रोहियों के हाथों में सत्ता फिर से सौंप देनी होगी, तब तो ठीक है, तब तो फिर वो गांधी का बड़ा फेमस फार्मूला था कि 29 अप्रैल 1946 को मीटिंग हो रही थी, अपने चहेते नेहरू को लाना था और वो 15 के 15 स्टेट कमेटियों की आवाज को दबाना था, 1 सेकंड में दबा दिया, सब लोग नेहरू के सामने चुप हो गए। तो वैसे ही ये कांग्रेस पार्टी है, हम उनके झांसे में आएंगे, हमारे द्वारा दिए गए वोट से ये लोग सत्ता में आएंगे और उसके बाद करेंगे किम जोंग की तरह, और फिर वो चाइना का राष्ट्रपति जिनपिंग की तरह करेंगे, क्योंकि इनकी पार्टी में लोकतंत्र है ही नहीं, क्योंकि यह लोकतांत्रिक पार्टी है नहीं तो वामपंथी पार्टी है। और जहां भी इनके ही शैडो है ममता, इनके ही शैडो में ये जो साउथ में कुछ पार्टियां हैं,
इनके ही शैडो के तहत बाकी आरजेडी वगैरह तमाम सपा आदि पार्टियां काम करती है। आप कहेंगे केंद्र में भी तो मोदी ही सब चीजों को डिक्टेट करते हैं। नहीं, मोदी डिक्टेट नहीं करते हैं। वहां पर कुछ सार्वभौम मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर सबकी मतैकता है, वहां पर सबके विचार लिए जाते हैं और होता वही है जो हित में हो। आप उनके सारे पहलुओं की विवेचना कर लें। और मैं ऐसा नहीं कि मैं उन्हें कोई क्लीन चिट दे रहा हूं, अगर वहां कुछ गलत होगा तो हम विरोध करेंगे और करना चाहिए। लेकिन ये जो कोरोना मेनिस के 7वें सत्र का मेरा विषय था, उसमें मैं कांग्रेस को एक वामपंथी पार्टी के रूप में चित्रित नहीं कर रहा हूं। उनके वामपंथी सही चेहरे, सही यानी वामपंथी चेहरे को आपके सामने ला रहा हूं और वार्न कर रहा हूं कि ये 22 और 24 में अपने इस घिनौने चेहरे के साथ आएंगे और हमें मूर्ख बनाएंगे। और हो सकता है कि लाखों लोग मूर्ख बन जाएं, लेकिन यदि उन लाखों में से हम कुछ हजार चेहरे भी घटा सके तो वह राष्ट्रहित में होगा। उसी राष्ट्रहित के लिए मैं ये बातें कर रहा हूं। मित्रों, आज के सत्र में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।